तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है अपने इस चैनल में फिजिक्स इजी है में। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, जो किसी भी मैटर की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी विशेषताएं होती है, मैग्नेटिक विशेषताएं, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चुंबकीय विशेषताएं किसी एक मैटर की। तो सबसे पहले उसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक वेक्टर। तो मैग्नेटिक वेक्टर होता क्या है, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब भी किसी एक वाउंड वायर को हम सोलिनॉइड कहते हैं। ठीक है, एक वाउंड वायर है, इसमें से करंट आई फ्लो कराते हैं और इसके बीच एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इस टाइप का। ठीक है, ठीक है, ये कैसे सर्कल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सोलिनॉइड के अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सोलिनॉइड है, इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है। तो इसके बीच अगर हम किसी सब्सटेंस को रखते हैं और वो एक अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जाती है। ठीक है, वो मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। ठीक है, जब इसको हम करंट फ्लो करा रहे हैं और तब इसके बीच हम इसे रखे हैं, तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएगी। इसका जो एटम्स है, मैग्नेटिक डाइपोल्स है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक डाइपोल भी हो जाएगा। ठीक है, सारे, तो वो एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बन जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, और जब इसमें से हम करंट निकाल भी देंगे तभी वो मैग्नेट के रूप में काम करेगा। कुछ कुछ सब्सटेंसेस रहते हैं जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट आ जाता है, और किसी में करंट हटा देने से परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं आता, वो फिर से रेंडमली इधर उधर हो जाते हैं। तो ऐसे हम किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करते हैं, मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को रख के उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ला देते हैं। ठीक है, उसे एक मैग्नेट बना देते हैं, उसी को मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। देखिए पहले मैग्नेटाइजेशन होता क्या है। तो मैग्नेटाइजेशन, कन्वर्सन इन मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस का हम मैग्नेट में कन्वर्सन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम एक मैग्नेट में कन्वर्ट करते हैं, उसे मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, कन्वर्सन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस इन मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, देखिए। सॉरी, यहाँ पे कुछ सामानें रखी हुई हैं। तो देखिए हमारा अब व्हेन a substance placed in uniform magnetic field, it gets magnetized and attain a magnetic dipole moment Pm in direction of applied magnetic field given by Pm equal to, सॉरी यहाँ पे थोड़ा पेन नीचे है, Pm equal to NL। ठीक है, Pm equal to ML। ठीक है, यही। ठीक है, तो जब किसी हम मैग्नेटिक सब्सटेंस को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, जब उसमें करंट आई फ्लो करेंगे और उसके बीच में रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो सब्सटेंस वो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, गेट मैग्नेटाइज्ड एंड अटेन ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और उसके अंदर एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाता है। ठीक है, जिसके चलते वो एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगता है। ठीक है, और मैग्नेटिक डाइपोल हम जानते हैं कि पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स होगा। ठीक है, वेयर एम, देखिए एम इज स्ट्रेंथ ऑफ पोल डेवलप्ड इन मटेरियल। जब वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड होगा तो उसमें दो पोल्स बनेंगे। ठीक है, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। तो जब साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसमें नॉर्थ पोल बनता है। ठीक है, और जब करंट क्लॉकवाइज होता है, ये एक ट्रिक है, तो साउथ पोल होगा। ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। ठीक है, तो जब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो नॉर्थ पोल। मान लीजिए हमारा सोलेनॉइड ऐसे वाउंड किया हुआ है। ठीक है, तो एक रिंग बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे, तो हमारा ये क्लॉकवाइज हुआ, इसका मतलब ये साउथ पोल है। और जब हमारा करंट कॉइल ऐसे वाउंड किया होगा तो ये नॉर्थ पोल। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल के जैसा काम करेगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने से हमारा नॉर्थ पोल बनता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने से हमारा साउथ पोल बनता है। ठीक है, तो दो पोल्स बनते हैं। ठीक है, तो जब कोई सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड हो जाता है तो उसमें डाइपोल मोमेंट बनता है दो पोल की वजह से, और उस डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं
स्ट्रेंथ ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, ठीक है। तो एल हमारा लेंथ ऑफ द सब्सटेंस है, ठीक है, क्योंकि पोल हम जानते हैं कभी भी सब्सटेंस के यहाँ पे होता है, मैग्नेट के यहाँ पे। तो मान लीजिए नॉर्थ, ये साउथ, तो ये हमारा पोल स्ट्रेंथ मान लीजिए एम हो गया और डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स हमारा एल हो गया। तो इसका हम डाइपोल मोमेंट लिखेंगे एम एल, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, जो सब्सटेंस है उसका लेंथ। तो इस तरह हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, ठीक है, और हमारा सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। जब किसी हम मैग्नेटिक सब्सटेंस को ठीक है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट बनता है, इट गेट मैग्नेटाइज, ठीक है। जब मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है और उसमें एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनता है, ठीक है। वो भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है। बी का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटाइजेशन समझ आएगा कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। अब बात करते हैं हम मैग्नेटाइजेशन वेक्टर की। तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या होता है? द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस व्हेन सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। हम जानते हैं कि किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को, जब किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाता है। मतलब उसमें एक नॉर्थ पोल आ जाता है, उसमें एक साउथ पोल आ जाता है, मतलब एक डाइपोल बनाता है, ठीक है, एक डाइपोल बनाता है। तो वो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इंड्यूस होता है, ठीक है, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इंड्यूस होता है उसे ही हम मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कहते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। देखिए, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो इंड्यूस होगा किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने से, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इंड्यूस होता है, ठीक है, जब उसे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसे ही हम मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कहते हैं। मतलब एम वेक्टर इक्वल टू पीएम बाय भी, ये हमारा मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इक्वल टू पीएम बटा भी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ पीएम भी होगा, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखे तो, ठीक है, ये इन वेक्टर फॉर्म है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। इफ ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, इफ ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड एल इज द लेंथ ऑफ द सब्सटेंस देन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस भी इक्वल टू ए एल, ठीक है। अगर किसी मान लीजिए एक ये स्क्वायर का ये रखा हुआ है, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल हमारा एरिया और लेंथ, ठीक है, इससे हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, v इक्वल टू ए एल, ठीक है, v इक्वल टू ए एल। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लोग जानते हैं एम एल, तो वही हम लोगों ने किया। अगर ए क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा एंड एल इज द लेंथ ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा एंड एल इज द लेंथ ऑफ द सब्सटेंस, देन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस भी इक्वल टू ए एल, ठीक है। तब हमारा जो वॉल्यूम होगा सब्सटेंस का वो ए एल होगा, ठीक है। तो अब उसे हम इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं फॉर्मूला में, तो पी एम बाई ए एल, ठीक है, पी एम का वैल्यू हम लोग एम एल जानते हैं, पी एम मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो उसका वैल्यू एम एल पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स और लेंथ ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, बाय ए एल, वॉल्यूम को हम ए एल लिख सकते हैं। अब एल एल कैंसिल हो गया, एम बाय एल, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर एक और तरफ से डिफाइंड होता है एम बाय एल से, ठीक है, उसे भी लिख दिया, ठीक है। देखिए, Thus, magnetization vector can also be defined as the pole strength per unit area developed in the material. किसी एक मटेरियल को जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज होता है, उसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है, ठीक है। तो पर यूनिट लेंथ में पोल स्ट्रेंथ कितना होता है, ठीक है। द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, ठीक है। पर यूनिट एरिया में पोल स्ट्रेंथ कितना होगा उसे भी हम मैग्नेटाइजेशन वेक्टर से डिफाइन करते हैं, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, ठीक है, एम बाय ए, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया
डेवलप इन द मटेरियल व्हेन इट्स सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हमारा सब्सटेंस मैग्नेटाइज होता है, और जब हमारा सब्सटेंस मैग्नेटाइज होता है तो वो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसमें इंड्यूस होता है, जिससे हमारा पोल्स, ठीक है, पोल्स बनते हैं। तो जो पोल्स हैं उनका पर यूनिट एरिया में स्ट्रेंथ कितना होगा, पर यूनिट एरिया में स्ट्रेंथ कितना होगा, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, वो भी हमारा मैग्नेटाइजेशन वेक्टर से ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हमारा मैग्नेटाइजेशन वेक्टर दो तरफ से डिफाइन होता है। हम लोगों ने मैग्नेटाइजेशन पढ़ा। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, जब किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाता है एंड अटेन ए डाइपोल मोमेंट, और वो एक डाइपोल मोमेंट अटेन करता है। ठीक है, पीएम। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होता है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हम जो जानते हैं, पीएम इक्वल टू एम एल। ठीक है, एम इज द पोल स्ट्रेंथ एंड पोल स्ट्रेंथ डेवलप्ड इन द मटेरियल, पोल स्ट्रेंथ जो मटेरियल में डेवलप होगा, और एल इज द लेंथ ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, उसके बाद हम लोग मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का डिफाइन किए, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस को ही हम मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कहते हैं। जब किसी हम मैग्नेटिक सब्सटेंस को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है और तब उसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है। तो वही डाइपोल मोमेंट, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इंड्यूस होता है, वही हमारा मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, व्हेन ए सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक वेक्टर। m vector equal to pm vector by v, pm is the magnetic dipole moment। और हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ml बैठा के और वॉल्यूम हम एरिया इनटू लेंथ करके बैठा के और एक तरफ से मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो उस तरह हमारा मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आता है स्ट्रेंथ ऑफ पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट लेंथ हमारा आता है, वो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर भी, उसे भी हम मैग्नेटाइजेशन वेक्टर से डिफाइन कर सकते हैं। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर उसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए लिखा है मैंने दस मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। ठीक है, जो पोल का स्ट्रेंथ है पर यूनिट एरिया में, उसे भी हम मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, डेवलप्ड इन द मटेरियल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब हम मटेरियल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें जो डाइपोल मोमेंट है वो डेवलप होता है। ठीक है, और हमारा जो पोल होता है वो भी डेवलप्ड होता है। जब हमारा डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होता है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है जो मटेरियल है। ठीक है, जब उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हमारा मैग्नेटाइजेशन को हम m/l से भी डिफाइन कर सकते हैं। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को हम डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक इतना समझ आया होगा। अब बात करते हैं SI यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर की। तो हमारा SI यूनिट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का एम्पियर पर मीटर होता है। ठीक है, हमारा मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का SI यूनिट एम्पियर पर मीटर होता है। और हमारा मैग्नेटाइजेशन वेक्टर जो इंड्यूस होता है किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस पे, वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो पहला नंबर बात, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड जो हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक सब्सटेंस रखते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना है, मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, उस पर डिपेंड करता है। एंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, और जो मटेरियल जो हम मैग्नेटिक सब्सटेंस बैठा रहे हैं वो कौन सा है, आयरन है ना, निकल है ना, क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। अब हम प्लास्टिक को अगर हम प्लास्टिक को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, प्लास्टिक को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या उसमें मैग्नेट बिहेव करेगा, वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा? नहीं ना। तो हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो भी डिपेंड करता है कि वो उसमें मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आएगा कि नहीं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इंड्यूस्ड इन द सब्सटेंस डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल, दो चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला हम याद कर रखना स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहने का मतलब जिस मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेटिक सब्सटेंस रखते हैं उस फील्ड को ही हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कहते हैं। ठीक है, और
नेचर ऑफ द मटेरियल, जो हम मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं मैग्नेटाइज करने के लिए, उसका नेचर कैसा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, प्लास्टिक को रखेंगे तो वो सब्सटेंस में वो जो मटेरियल वो मैग्नेटाइज कभी नहीं होगा, कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें, ठीक है। और वहीं अगर आयरन रखते हैं तो मैग्नेटाइज हो जाता है। आयरन हमारा परमानेंट मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा कर दे तो। ये रहा, तो ये हम मैग्नेटाइजेशन वेक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैग्नेटाइजेशन वेक्टर और मैग्नेटाइजेशन समझ आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू। हाँ, तो अब किस बात की देरी है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मेरी वीडियो सबसे पहले देख सको।